Today's lecture is about factors affecting surface tension. पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। पृष्ठ तनाव क्या होता है? द्रव की सतह पर प्रति इकाई लंबाई लगने वाला लंबवत बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। Force acting on the surface of any liquid perpendicular per unit centimeter is termed as surface tension. हम आज इस लेक्चर में देखेंगे कि पृष्ठ तनाव किन किन कारक पर निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करता है। There are two factors which affects the value of surface tension. One is the temperature and the another is solute के presence. सबसे पहले हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। हमने क्या लिखा है? With the increase in temperature, surface tension decrease. ताप के मान के बढ़ने के साथ साथ पृष्ठ तनाव के मान में कमी आती है। क्यों आती है? पृष्ठ तनाव के मान में कमी आती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या बोला है? एट क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन बिकम्स इक्वल टू 0। क्रांतिक ताप पर जाकर पृष्ठ तनाव का मान 0 हो जाता है। क्यों ऐसा कम होता है? पहली बात आती है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो मॉलिक्यूल्स के पास मूव करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है उसको दूर करके मॉलिक्यूल की मूवेबिलिटी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल की मोबिलिटी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है। यानी टेम्परेचर के राइज होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है उसका वो कम हो जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है तो हमने क्या कहा? हमारा सरफेस टेंशन का मान भी कम हो जाता है। दूसरी बात हमने क्या कही? एट क्रिटिकल टेम्परेचर क्रांतिक ताप पर जाकर पृष्ठ तनाव का मान 0 हो जाता है। क्रांतिक ताप वह ताप है जब द्रव और वाष्प में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है, जब लिक्विड और वेपर फेज में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, जब द्रव और वाष्प में कोई अंतर नहीं होता है। हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था हमने उसमें क्या कहा था? हमने कहा था कि लिक्विड जो सरफेस पर है उसके नीचे लिक्विड के मॉलिक्यूल और ऊपर वेपर के मॉलिक्यूल है, इसीलिए वो लिक्विड की तरफ ज़्यादा फोर्स फील करता है और वेपर के साथ कम फोर्स फील करता है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि जब दोनों में डिफरेंस ख़त्म हो जाता है, यानी मॉलिक्यूल्स ऑल अबाउट एक जैसे मॉलिक्यूल से घिरा रहेगा, समान दूरी पर रहेगा, समान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो नेट अफेक्टिव फोर्स 0 हो जाएगा, सरफेस टेंशन का मान भी 0 हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं? हमने यहाँ क्या कहा? हमने कहा टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सरफेस टेंशन के मान में कमी आती है और क्रिटिकल टेम्परेचर पर जाकर क्योंकि लिक्विड और वेपर फेज में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है, इसलिए क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान 0 हो जाता है। ये तो हमने स्टेटमेंट दिया। इक्वेशन वाइज हमें किसने समझाया? रामजे और शील्ड्स ने समझाया कि किस तरीके से टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन का अफेक्ट होता है। तो हमने क्या इक्वेशन लिखी? गामा क्या है? हमारा सरफेस टेंशन। रामजे और शील्ड्स की जो इक्वेशन थी वो ये थी, गामा इज द सरफेस टेंशन, एम मॉलिक्यूलर वेट, डी डेंसिटी की पावर क्या लिखा हमने? 2/3। हमने यहाँ क्या टर्म यूज़ किया है? गामा इंटू एम अपॉन डी की पावर 2/3। इसको हमने किसके साथ कहा है? हमने कहा है दैट इज़ इक्वल टू के Tc माइनस टी। व्हाट इज़ Tc? Tc इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर और T वो टेम्परेचर, क्योंकि हमने क्या कहा कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर जाकर सरफेस टेंशन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे इक्वेशन में हमने क्या लिखा? इक्वेशन में हमने लिखा Tc माइनस टी। गामा क्या है? पृष्ठ तनाव है। अब हम देखेंगे कि m अपॉन डी की पावर 2/3 क्या है। देखिए बच्चों, m क्या है? m हमारे पास है मोलर मास, d क्या है? डेंसिटी। मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी गिव्स द वॉल्यूम। तो मोलर मास से डेंसिटी डिवाइड हुई है तो ये m अपॉन डी क्या कहलाएगा? हमें m अपॉन डी हमारे लिए कहलाएगा मोलर वॉल्यूम, मोलर आयतन। ठीक है, मोलर आयतन के ऊपर हम क्या कह रहे हैं कि पावर 3 है तो वॉल्यूम है, 2 पार्ट है तो सरफेस एरिया है, तो 2/3 पावर कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? मोलर सरफेस एरिया, मोलर पृष्ठ क्षेत्रफल
क्या कहलाएगा ये? मोलर पृष्ठ क्षेत्रफल, मोलर सरफेस एरिया। जब हम इस सरफेस एरिया को हमारे गामा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गामा सरफेस टेंशन है, m/d की पावर 2/3 मोलर सरफेस एरिया है। इन दोनों का गुणनफल मोलर सरफेस एनर्जी कहलाता है, मोलर पृष्ठ ऊर्जा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है ये क्या है? मोलर सरफेस एनर्जी। हम वास्तव में किसके बीच का रिलेशन देख रहे हैं? मोलर सरफेस एनर्जी और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन देख रहे हैं। ये अलग बात है कि मोलर सरफेस एनर्जी में गामा आता है और गामा के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो रामसे और शील्ड्स ने क्या किया था? एक ग्राफ प्लॉट करके हमें बताया कि हम वाई एक्सिस पर मोलर सरफेस एनर्जी को प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस पर हम टेम्परेचर को प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास ग्राफ इस तरीके से नेगेटिव स्लोप वाला आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ गामा का मान डिक्रीज़ होता जाता है। ये ग्राफ हमें ये शो करता है। लेकिन इस ग्राफ में एक बात जो हम यहाँ देख रहे हैं, हमने अभी ऊपर कहा था कि सरफेस टेंशन की वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर पर 0 हो जाती है। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा ये है और सरफेस टेंशन की वैल्यू उससे पहले ही 0 हो जाती है। और ये कितना डिग्री पहले हो जाता है? 6 डिग्री। तो रामसे और शील्ड्स ने ऑब्जर्व किया कि क्रिटिकल टेम्परेचर से कुछ पहले या एग्जैक्टली हम कहें तो क्रिटिकल टेम्परेचर से 6 डिग्री पहले हमारा सरफेस टेंशन का मान 0 हो जाता है। पहला ऑब्जर्वेशन ये रहा। दूसरा ऑब्जर्वेशन, काटायामा साइंटिस्ट ने एक और बात कही कि जब हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात करते हैं, हम पहले भी कुछ और रिलेशंस में भी पढ़ चुके हैं, तो हमें डी की जगह क्या लिखना पड़ता है? डी लिक्विड माइनस डी वेपर लिखना पड़ता है। वैसे हम एजम्पशन मानकर डी वेपर को नेग्लिजिबल करके डी लिक्विड ही लिखते हैं हम, लेकिन फिर भी हमें एग्जैक्ट फार्मूले में डी की जगह क्या लिखना है? डी लिक्विड माइनस डी वेपर। तो काटायामा जो समीकरण है वो किस किस के बीच में है? मोलर पृष्ठ ऊर्जा और ताप के बीच में। जब इन्होंने मोलर सरफेस एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन दिया तो इन्होंने क्या कहा? गामा इंटू m/d की जगह क्या लिखा? डी लिक्विड माइनस डी वेपर, पावर 2/3 है। और यहाँ इन्होंने क्या लिखा है? यहाँ इन्होंने टेम्परेचर वाले में क्या लिखा? के करेक्शन कर दिया, Tc माइनस T माइनस 6 क्यों आया? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि 6 डिग्री पहले ही टेम्परेचर, क्रांतिक ताप से 6 डिग्री पहले ही सरफेस टेंशन का मान 0 हो जाता है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से सरफेस टेंशन का मान हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सरफेस टेंशन के मान में कमी आती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ने के दूसरा फैक्टर जो हम पढ़ेंगे इसमें वो है हमारा सोल्यूट। दूसरा फैक्टर हम क्या पढ़ेंगे? सोल्यूट यानी विलय। जैसे आपके पास पानी है और पानी में आप कुछ और चीज़ मिलाते हो, नमक मिला दिया, शक्कर मिला दिया, NaCl मिला दिया, कॉपर सल्फेट मिला दिया, कुछ भी सोल्यूट मिलाते हैं तो उससे वाटर का सरफेस टेंशन इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ये डिपेंड करता है सोल्यूट के नेचर पर। सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड करता है कि सरफेस टेंशन बढ़ेगा या सरफेस टेंशन कम होगा। सरफेस टेंशन इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। हमने क्या लिखा? में इंक्रीज़ और डिक्रीज़। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का मान कम भी हो सकता है सोल्यूट मिलाने पर और बढ़ भी सकता है। ये किस पर निर्भर करता है? ये उस सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड करता है कि उस सोल्यूट का सरफेस टेंशन कितना है। अगर उस सोल्यूट का सरफेस टेंशन वाटर के सरफेस टेंशन से ज़्यादा है तो सोल्यूट मिलाने पर सरफेस टेंशन का मान बढ़ता है। ठीक है, दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं? अगर सोल्यूट का सरफेस टेंशन वाटर के सरफेस टेंशन से कम है तो सोल्यूट मिलाने पर सरफेस टेंशन का मान कम होता है। क्या क्लियर हुआ? हमने ये कहा
सोल्यूट मिलाने पर सरफेस टेंशन का मान बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट. If solute has more surface tension, then by adding solute, surface tension of the resultant solution is increased. If solute का पृष्ठ तनाव का मान वाटर के या जल जो हम लेकर बात कर रहे हैं उससे कम है, तो वो सोल्यूट, वो ठोस, वो विलय मिलाने पर जो सोल्यूशन बनेगा, जो विलयन बनेगा, उसका पृष्ठ तनाव का मान पहले से कम हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या दिया, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट. ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है. अब क्या है, कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा, तो हमने क्या कहा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट. ज़्यादा मिलाओगे तो ज़्यादा बढ़ेगा या ज़्यादा कम होगा, कम मिलाओगे तो कम बढ़ेगा या कम कम होगा. तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. थर्ड बात हम कह रहे हैं, सरफेस एक्टिव सब्सटेंस. कुछ पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, सतह को सक्रिय करने वाले पदार्थ, सरफेस एक्टिव सब्सटेंस. तो ऐसे को हम अलग कैटेगरी में रखते हैं. द्रवों का पृष्ठ तनाव सतह को सक्रिय करने वाले पदार्थ मिलाने पर कम हो जाता है. हमारा स्टेटमेंट क्या है, हमारा स्टेटमेंट है कि द्रवों का पृष्ठ तनाव सतह को सक्रिय करने वाले पदार्थ मिलाने पर कम हो जाता है. सरफेस एक्टिव रिएजेंट कौन कौन होते हैं, हमारे सोप एंड डिटर्जेंट. सोप एंड डिटर्जेंट को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन की वैल्यू में कमी आ जाती है. सरफेस टेंशन में ये कमी ही क्लींजिंग एक्शन का कारण है. साबुन और अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट हम क्लीनिंग एक्शन के लिए यूज़ करते हैं. तो उसका क्लीनिंग एक्शन क्यों होता है, सरफेस टेंशन, वाटर के सरफेस टेंशन में कमी लाना ही उसका क्लींजिंग एक्शन होता है. साबुन और डिटर्जेंट की परिमार्जन की क्रिया इसी सिद्धांत पर आधारित है. जब जल में साबुन घुलता है तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और जल तेलीय पदार्थों के अंतर पृष्ठ तनाव में कमी आ जाती है. डर्ट किसके कारण होती है, डर्ट इसलिए होती है कि कपड़े पर या कहीं जहाँ पर भी हम डर्ट की बात कर रहे हैं वहाँ कोई ऑयली सब्सटेंस है और ऑयल के ऊपर डर्ट चिपक जाता है. तो सोप एंड डिटर्जेंट मिलाने से वाटर और ऑयल के बीच के टेंशन में कमी आ जाती है. इस कारण जल में साबुन का घोल सतह को भेद कर तेलीय अशुद्धि को घेर कर निकाल लाता है. तो उसका साबुन का हेड ऑयल में और टेल वाटर में डिज़ोल्व रहता है और इसके कारण वो तेल को उससे अलग कर पाता है. टूथपेस्ट आदि में भी पृष्ठ तनाव कम करने वाले पदार्थ होते हैं, जिस कारण वो तेज़ी से सब तरफ फैल कर दांतों के अंदर कीटनाशक का काम करते हैं. तो हमारा सरफेस टेंशन किस पर डिपेंड करता है, सोल्यूट में हमने क्या देखा, सोल्यूट में हमने देखा ये नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है. सोल्यूट का सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो ज़्यादा करेगा, कम है तो कम करेगा. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट. और थर्ड बात हमने क्या कही, सरफेस एक्टिव सब्सटेंस जिसमें हमारे सोप एंड डिटर्जेंट आते हैं और हमारे टूथपेस्ट की भी बात हम करते हैं, तो ये इसमें सरफेस टेंशन को कम करके क्लींजिंग एक्शन को कंप्लीट करते हैं. थैंक यू.